नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप यरमता सिंह आंगू से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। पीएम मोदी ने रोजगार मेले में 70,000 नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि रोजगार का यह अभियान देश में पारदर्शिता और सुशासन का साक्ष्य है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं में सुधार की पूजा वकालत की। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि भारत में काम करने वाले सभी कंपनियों को भारतीय कानूनों का पालन करना होगा। गृह मंत्री ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन विभागों के मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में किसान कल्याण महाकुंभ में शामिल होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 70,000 नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने इस अवसर पर कर्मचारियों को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत आज एक दशक पहले के मुकाबले अधिक मजबूत, सुरक्षित और शक्तिशाली देश है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी राजनीतिक स्थिरता, दृढ़ संकल्प सरकार और प्रगतिशील सुधारों के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये रोजगार मेले अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और भाजपा सरकार की नई पहचान बन चुके हैं। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भाजपा शासित राज्य सरकारें निरंतर ऐसे रोजगार मेलों का आयोजन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आज निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि देखी जा रही है। श्री मोदी ने कहा कि स्टेट ऑफ इंडिया और स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रमों की मदद से युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि यह समय उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो सरकारी सेवाओं में आ रहे हैं। आज़ादी का अमृतकाल अभी हाल में ही शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री ने यह विश्वास व्यक्त किया कि नवनियुक्त कर्मचारी भारत को अगले 25 वर्षों में विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजनीतिक भ्रष्टाचार और आम लोगों के पैसों का दुरुपयोग पिछले सरकारों की पहचान बन चुका था, लेकिन आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार अपने निर्णायक फैसलों के लिए जानी जाती है। उन्होंने कहा कि रोजगार का यह अभियान देश में पारदर्शिता और सुशासन का साक्ष्य है। श्री मोदी ने कहा कि देश ने देखा है कि इस तरह परिवार पर आधारित राजनीतिक दलों ने भाई भतीजावाद और सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि सपनों को साकार करने में भाषा कभी भी बाधा नहीं बननी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रवेश परीक्षाएं अब क्षेत्रीय भाषाओं में भी आयोजित की जा रही है, जिससे देश के युवाओं को अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करने का नया अवसर मिल रहा है। ये रोजगार मेले देश भर में 43 जगहों पर आयोजित किए गए हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के साथ साथ राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में भी बड़े पैमाने पर नियुक्तियां की गई हैं। नए कर्मचारियों को वित्तीय सेवा विभाग, डाक विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, रेल मंत्रालय, लेखा परीक्षा और लेखा विभाग और गृह मंत्रालय सहित विभिन्न विभागों में नियुक्त किया जाएगा। ये रोजगार मेले देश में रोजगार सृजन की प्रधानमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता के प्रति प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। ऐसी संभावना है कि रोजगार मेले आगे और रोजगार सृजन करने के लिए उत्प्रेरक का काम करेंगे और युवाओं को उनके सशक्तिकरण तथा देश के विकास के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेंगे। नवनियुक्त कर्मचारियों को IGOT कर्मयोगी पोर्टल पर कर्मयोगी प्रारंभ ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से खुद को प्रशिक्षित करने का अवसर भी मिल रहा है। यहाँ 400 से अधिक ई-लर्निंग पाठ्यक्रम कहीं भी किसी भी उपकरण पर अध्ययन के लिए उपलब्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं में सुधार की पुरजोर हिमायत की है। उन्होंने कहा कि विश्व में जनसंख्या संबंधी वास्तविकताओं की झलक इसमें अवश्य दिखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब संयुक्त राष्ट्र संस्थाएं अधिक लोकतांत्रिक हो और वर्तमान वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व करें। नई दिल्ली में आज संयुक्त राष्ट्र शांति सेना दिवस की 75वीं सालगिरह के अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला देश होते हुए भी भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट नहीं मिली है। स्थिति संयुक्त राष्ट्र के नैतिक दायित्व को कमजोर करती है। उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष पर भी चिंता व्यक्त की, जिसके कारण विभिन्न अफ्रीकी और एशियाई खाद्य संकट उत्पन्न हो रही है और साथ ही विश्व को ऊर्जा संकट का भी सामना करना पड़ रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अपनी अनूठी संस्कृति और जीवंत लोगों के साथ पूर्वोत्तर अभूतपूर्व प्रगति का साक्षी बन रहा है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा, ढांचागत विकास से लेकर बेहतर संपर्क सुविधा तक केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र की अपार संभावनाओं के मार्ग प्रशस्त कर रही है। पिछले 9 वर्ष में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए 3,84,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और उत्तर पूर्वी परिषद की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। देश भर में विशेष एक राष्ट्र एक आंगनवाड़ी कार्यक्रम के अंतर्गत 57,000 से अधिक प्रवासी मजदूरों ने पंजीकरण कराया है। कार्यक्रम के अंतर्गत यदि लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में रहने के लिए जाते हैं तो वे इसका लाभ उठा सकेंगे। आंगनवाड़ी कार्यक्रम के लाभ 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं को मिलती है। सूत्रों के अनुसार महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय से मोबाइल फोन पर पोषण ट्रैकर ऐप का उपयोग करके ये सुविधा प्रदान करना संभव है। पोषण ट्रैकर ऐप से आंगनवाड़ी केंद्र पर कोने कोने में चल रही गतिविधियों का पता चलता है। इसके साथ ही वहां आंगनवाड़ी कर्मियों की ओर से दी गई सेवाओं, गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं और 6 साल से कम उम्र के बच्चों को दिए जाने वाले लाभ के प्रबंधन के बारे में जानकारी मिलती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अब सरकार के ई-मार्केट के माध्यम से खरीदे गए स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं ताकि वे प्रभावी तरीके से सेवाएं दे सकें। इसके लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 8,66,000 ऐसे फोन खरीदे गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि भारत में काम करने वाली सभी कंपनियों को भारतीय कानूनों का पालन करना होगा। उन्होंने ट्विटर के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जैक डोर्सी के इस दावे को सरासर झूठ करार दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत ने ट्विटर को बंद करने की धमकी दी थी। उन्होंने कहा कि डोर्सी के नेतृत्व में ट्विटर और उनकी टीम ने बार बार भारतीय कानूनों का उल्लंघन किया है। तथ्य यह है कि ट्विटर की ओर से 2020 से 2022 तक बार बार कानूनों का पालन नहीं किया गया और जून 2022 में जाकर अंततः उन्होंने कानूनों का अनुपालन किया। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि डोर्सी के समय में ट्विटर को भारतीय कानूनों की संप्रभुता को स्वीकार करने में दिक्कत थी और वे ऐसा बर्ताव कर रहे थे कि भारत के कानून उन पर लागू नहीं होते। श्री चंद्रशेखर ने कहा कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और देश को यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि भारत में काम कर रही सभी कंपनियां इसके कानूनों का पालन करें। उन्होंने ये भी कहा कि जनवरी 2021 में प्रदर्शनों के दौरान भारी मात्रा में गलत जानकारी दी जा रही थी और यहाँ तक कि जनसंहार की भी खबरें दी गई जो निश्चित रूप से फर्जी थी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार का यह दायित्व था कि वो इस तरह की खबरों को हटाए। श्री चंद्रशेखर ने कहा कि अब सार्वजनिक रूप से इस बात के पर्याप्त सबूत उपलब्ध है कि जैक डोर्सी के नेतृत्व में ट्विटर ने एक तरफा कार्रवाई की और उस अवधि में इस मंच पर अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। उन्होंने कहा कि सरकारी नीतियां भारत में काम कर रही सभी इस तरह की संस्थाओं के लिए स्पष्ट है और ये साफ है कि इंटरनेट पर चल रहे मंच सुरक्षित, विश्वसनीय और उत्तरदायी रहे। गृहमंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार शहरी क्षेत्र में बाढ़, अग्निशमन सेवा को मजबूत बनाने और भूस्खलन की स्थिति से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए 8,000 करोड़ रुपए से अधिक देगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि राज्यों को अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 5,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जबकि सबसे अधिक जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्रों में बाढ़ की जोखिम को घटाने के लिए 2,500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इनमें मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भूस्खलन की स्थिति से निपटने के लिए 825 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में किसान कल्याण महाकुंभ में भाग लेंगे। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों के खातों में 6,423 करोड़ रुपए जमा करेंगे। मोहनपुरा बांध पर इस कार्यक्रम में 11,378 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का भूमि पूजन और उद्घाटन भी होगा। इस अवसर पर 1,689 लाभार्थियों को भू अधिकार पत्र भी वितरित किए जाएंगे। रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री इस अवसर पर मोहनपुरा कुंडलिया पाइप
सिंचाई प्रणाली परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसका निर्माण 8,481 करोड़ रुपये की लागत से हुआ है। ये पाइप सिंचाई परियोजना विश्व की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार तथा राज्य के कई मंत्री इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित उत्तर प्रदेश, फिर से सुनिए, उत्तर भारत के कई भागों में आज भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब और आसपास के क्षेत्रों में भी भूकंप के झटके महसूस हुए। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।